मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र नामक ये अपना शास्त्र, इसके तीसरे अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। सूत्र बोलेंगे आप लोग? चलिए शुरू से बोलना है। एक बार नाभि मेरु के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नाभि मेरु, नाभि गिरी पर्वत। देखो नाभि और मेरु तो दो को मिला दिया आपने, नाभि मेरु नहीं है। मेरु नाभि वृत्तो जो है वो तो है सुमेरु पर्वत के लिए, जो सूत्र में है ना, सूत्र में है मेरु नाभि वृत्तो, तो वहां सुमेरु पर्वत वो जम्बू द्वीप की नाभि के समान, या कहे तीन लोक की नाभि, नाभि का मतलब है सेंटर पॉइंट, तो वहां सुमेरु पर्वत के लिए मेरु नाभि वृत्तो शब्द दिया है। और ये जो हमने कल देखा था वो नाभि गिरी पर्वत, नाभि गिरी पर्वत कहाँ है? तो कई बार अपन नक्शे में सारी चीजें जो अभी तक अपन ने पढ़ी है ना वो देखते हैं अपने नक्शे में। ये नक्शा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ये है, ये यहाँ भरत क्षेत्र से यानी दक्षिण की तरफ से अपन देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन पे? ये दक्षिण में, ये तो सबसे कॉर्नर पे ये जो ऐसे ईंटों जैसी दिख रही है ब्राउन कलर की, ये तो है जम्बू द्वीप की बाउंड्री। यहाँ लिखा हुआ है जम्बू द्वीप की जगती, बाउंड्री को बोलते हैं शास्त्र की भाषा में जगती, जगती का मतलब है उसकी बाउंड्री। फिर इससे कनेक्टेड ये लिखा है भरत क्षेत्र, ये भरत क्षेत्र है। और इस भरत क्षेत्र के पास में यानी इसके उत्तर में हिमवन नाम का पर्वत है। इस हिमवन पर्वत पे ये पद्म नाम का सरोवर है, और इस पद्म सरोवर से एक ये गंगा नदी निकली है और एक ये सिंधु नदी निकली है। और इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच एक पर्वत पूर्व पश्चिम इस तरह से फैला हुआ विजयार्ध नाम का पर्वत है। इसके कारण ये भरत क्षेत्र, एक तो विजयार्ध के कारण और दो ये नदियों के कारण, तो तीन चीजों के कारण ये पूरा क्षेत्र 6 भागों में बट गया। ये हुआ भरत क्षेत्र। अब भरत क्षेत्र से आगे चलते हैं तो दूसरा है ये हेमवत क्षेत्र, यहाँ लिखा है हेमवत क्षेत्र। ये जो हिमवन पर्वत पे पद्म सरोवर था, इस पद्म सरोवर से 3 नदियां निकल रही हैं। तो दो तो है गंगा और सिंधु जो भरत क्षेत्र में बह रही है, और तीसरी नदी है रोहितास्या नाम की। ये रोहितास्या नाम की नदी इस पद्म सरोवर के उत्तर से निकलकर, अभी हम थोड़ा शब्दों को भी ठीक बोलना शुरू करें, ऊपर से नीचे से ऐसा बोलने की जगह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, क्योंकि ये सब एक्चुअल में रचना है ऐसे फ्लैट सरफेस पे, ये तिर्यक रचना है। तो ऐसा नहीं है कि वो नदी कहीं ऊपर चढ़ के जा रही है, नदी कभी भी ऊपर चढ़ के नहीं जाती है, वो बिना मोटर के पानी ऊपर नहीं जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली पानी का स्वभाव नीचे ढलान की तरफ फ्लो करने का होता है।
तो ये नक्शे में हमको ऊपर दिख रही है, ये नक्शा एक्चुअल में ऐसे, ये तो हमने ऐसे खड़ा करके दिखा रखा है, इसलिए ये है ऐसी रचना पूरी तिरछी फैली हुई। इसलिए ये जो रोहितास्या नदी है ये पद्म सरोवर के उत्तर से निकल के और नीचे क्षेत्र में गिर रही है। कौन से क्षेत्र में गिर रही है? वो क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र। तो ये रोहितास्या नदी इस तरह से यहाँ से गिरती है और बिल्कुल जैसे गंगा नदी जिनेन्द्र प्रतिमा का अभिषेक करती हुई गिरती है, उसी तरह से रोहितास्या नदी भी यहाँ हेमवत क्षेत्र में एक कुंड है, उसमें पर्वत है, वहां पर भगवान की प्रतिमा है, उसका अभिषेक करती है और फिर आगे बढ़ती है इसी क्षेत्र में। और क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए एक एक गोल कलर की, ब्लू कलर की डॉट अपने को दिख रही है। ये जो ब्लू कलर का गोला यहाँ पर दिख रहा है, इसका नाम है नाभिगिरी पर्वत। इसका नाम तो शब्दवान है और वैसे इसको बोलते हैं नाभिगिरी। तो ये हेमवत क्षेत्र में, और इसी तरह से जहाँ ये ग्रीन नदी दिख रही है, ये अपना है हरित क्षेत्र। ये इसका नाम अभी छुप रहा है जूम करने के कारण, ये हरित क्षेत्र है। ऐसा ही ये नाभिगिरी पर्वत हरित क्षेत्र में है। ये इस तरह से दो नाभिगिरी पर्वत, ये यहाँ पर हेमवत क्षेत्र में एक नाभिगिरी पर्वत है, एक नाभिगिरी पर्वत हरित क्षेत्र में है। और ये जो नदियां निकल रही हैं हेमवत क्षेत्र में, रोहितास्या और रोहित, ये इस ऐसे नाभिगिरी पर्वत की ऐसी सेमी सर्किल में इस तरह से थोड़ी सी प्रदक्षिणा देती, अर्ध प्रदक्षिणा देती हुई और फिर इस तरह से क्षेत्र में जाकर बहती है और लवण समुद्र में मिलती है। ये रोहितास्या नदी पद्म सरोवर से निकली है और इस नाभिगिरी पर्वत से थोड़ा सा पहले ही यूं टर्न लेती है सेमी सर्किल में और फिर इधर क्षेत्र में बहती हुई, और ये यहाँ इसकी जो जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल है उसमें एक गुफा है, द्वार है, उसमें से होती हुई लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। ये है नाभिगिरी पर्वत, ये हेमवत क्षेत्र में है, हरित क्षेत्र में है। इसी तरह से उत्तर की तरफ हम जाएंगे विदेह क्षेत्र के आगे, तो देखिए ये रम्य क्षेत्र है। विदेह क्षेत्र के बाद में ये देखिए रम्य क्षेत्र, रम्य क्षेत्र लिखा हुआ दिख रहा है। ये रम्य क्षेत्र के बीच में भी इसी तरह का ये नाभिगिरी पर्वत है और यहाँ जो नारी और नरकांता नदियां बहती हैं वो भी इस नाभिगिरी पर्वत की इस तरह से सेमी सर्कल में प्रदक्षिणा देती हुई क्षेत्र में बहती हुई फिर लवण समुद्र में जाके मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये हैरण्यवत क्षेत्र है रम्य क्षेत्र के बाद में। हैरण्यवत क्षेत्र में भी इसी तरह से बीच में एक नाभिगिरी पर्वत है और यहाँ जो स्वर्णकुला और रूप्यकुला नदियां बह रही हैं, तो ये नदियां भी इस तरह से पर्वत से नीचे गिरती हैं और क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं और इस नाभिगिरी पर्वत की सेमी सर्कल में प्रदक्षिणा देती हुई और फिर इस तरह से बीच में से क्षेत्र में होती हुई और लवण समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो ये नाभिगिरी पर्वत तो जो 4 क्षेत्र बीच के हैं, भरत, ऐरावत और विदेह, इन 3 क्षेत्रों को छोड़कर जो बाकी के 4 क्षेत्र बचे हैं, उन 4 क्षेत्रों में जहां पर भोग भूमियां हैं, शाश्वत रहने वाली भोग भूमियां हैं, उन 4 क्षेत्रों में ये बीचों बीच ऐसे गोलाकार पर्वत हैं, इनका नाम नाभिगिरी पर्वत है। और विदेह क्षेत्र के बीचों बीच ये गोलाकार सुमेरु नाम का पर्वत है, वो तो लोक प्रसिद्ध है ही, उसको तो सब जानते ही हैं। पर ये जो बाकी के 4 क्षेत्र हैं, उन 4 क्षेत्रों के बीच में ऐसे गोलाकार पर्वत हैं, उन्हें नाभिगिरी पर्वत कहते हैं। और भरत और ऐरावत क्षेत्रों में विजयार्ध पर्वत हैं, वो गोलाकार नहीं है, वो पूरे पूर्व पश्चिम ऐसे लंबे फैले हुए हैं। इस तरह से सभी क्षेत्रों में पर्वत तो हैं, पर किस क्षेत्र में कौन सा पर्वत है वो अलग अलग टाइप के पर्वत हैं। समझ में आया पारू? ठीक है। अब वो मेरु नाभिवृत्त, हाँ ऐरावत में भी देखिए, ऐरावत क्षेत्र में भी इस तरह से विजयार्ध पर्वत है। जैसे रचना सेम भरत क्षेत्र की है, सेम टू सेम वैसी की वैसी रचना ऐरावत क्षेत्र की है। ये देखिए इधर ऐरावत क्षेत्र है, तो भरत क्षेत्र में वहाँ हिमवल पर्वत था, यहाँ शिखरी पर्वत है। ये पुंडरीक नाम का सरोवर है, इससे नदियां 2 निकल रही हैं, एक रक्ता नदी और एक रक्तोदा नदी, और बीच में है ये विजयार्ध नाम का पर्वत। और जैसा जितना लंबा चौड़ा ऊंचा विजयार्ध पर्वत भरत क्षेत्र वाला है, उतना ही लंबा चौड़ा ऊंचा ये ऐरावत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत है। यहाँ पर भी पूर्व साइड की जो पहली
है उसमें वो अकृत्रिम जिनालय है। और इस ऐरावत क्षेत्र के भी इनकी वजह से पूरे 6 खंड हो गए हैं। तो जैसे 6 खंड भरत क्षेत्र में है वैसे ही 6 खंड ऐरावत क्षेत्र में है। 5 मृच खंड, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 मृच खंड है और ये बीच वाला है वो आर्य खंड है। ऐरावत क्षेत्र में अपन इधर से देखेंगे तो उत्तर की साइड में बीच वाला कहलाएगा, और भरत क्षेत्र में क्योंकि हम इधर से देख रहे हैं तो भरत क्षेत्र में ये दक्षिण की साइड वाला, देखिए मैंने भरत क्षेत्र निकाल दिया है, ऐरावत क्षेत्र की जगह हम भरत क्षेत्र में आ गए हैं। भरत क्षेत्र में दक्षिण की साइड वाला बीच का जो खंड है वो आर्य खंड है। इतना सा फर्क है। आप समझ लीजिए सेम टू सेम, ऐसा अगर हम बीच में से फोल्ड करें, मिरर इमेज जिसे कहते हैं, बिल्कुल जैसा इधर है वैसा ही उधर है। विधेय क्षेत्र के दक्षिण की रचना और विधेय क्षेत्र के उत्तर की रचना सारे क्षेत्रों की, सारे पर्वतों की, सारे सरोवरों की बिल्कुल एक सी है। नाभिगिरी हेमवत क्षेत्र में है, हरि क्षेत्र में है। ये हेमवत क्षेत्र लवण समुद्र तो चारों तरफ ही है, वो तो पूरे जम्बूद्वीप के चारों तरफ ही है। हाँ हाँ, हाँ तो ये भरत, ऐरावत और विधेय को छोड़ के जो 4 बचे, 7 क्षेत्रों के नाम याद हैं आपको? बोलिए। हाँ, हिरण्यवत और ऐरावत। तो भरत, ऐरावत और विधेय को छोड़ के बाकी के जो 4 बचे, तो कौन से बचे? हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत। ठीक है, हाँ रम्यक, ये हेमवत, हरि, रम्यक और हिरण्यवत, ये 4 क्षेत्रों में ऐसे ये नाभिगिरी पर्वत है। नाभिगिरी पर्वत भी सोने के बने हुए और डबल डबल होते जा रहे हैं। नहीं, इनका ऐसा डबल होने का नहीं मिलता है, और किसके बने हुए हैं ऐसा भी देखने में नहीं आया है। बस ये नाभिगिरी पर्वत है, 1000 योजन ऊंचे हैं, इतना ही इसमें मिलता है, ऊंचे हैं। देखिए फिर कल जो हमने देखा था, कल वाली बात समझ में आ गई थी आप लोगों को? स्वर्णमयी है और 1000 योजन ऊंचा और गोलाकार की है, सोने का ही बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। ये नाभिगिरी जो पर्वत है सोने के बने हुए हैं और 1000 योजन ऊंचे, गोलाकार हैं, राउंड वाले हैं, गोलाकार के हैं और 1000 योजन ऊंचे, स्वर्णमयी ये पर्वत है। चलिए अब ये देखिए, कल जो हमने रचना देखी थी इसको एक बार वापस से देख के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। फिर ये सुमेरु पर्वत है, ये सबको ख्याल में आ गया। सुमेरु पर्वत के ऊपर 16 जिनालय, 16 जिनालय सुमेरु पर्वत के ऊपर कहाँ कहाँ है कि सुमेरु पर्वत से के ऊपर 4 वन है। ऊपर 4 वन है मतलब पहला वन तो ये भद्रसाल वन ऐसा जमीन पर है। देखिए भद्रसाल वन है वो पांडुक वन के नीचे है, तो पांडुक वन के नीचे मतलब ऐसे नीचे नहीं है, ये पांडुक वन है और इसके नीचे भद्रसाल वन है, ऐसा नहीं है। पांडुक वन तो 500 योजन ऊपर है और जो भद्रसाल वन है वो सुमेरु पर्वत के चारों तरफ है, क्योंकि सुमेरु पर्वत बीच में तो जमीन से हाँ सॉरी नंदनवन, हाँ नंदनवन। देखिए ये सुमेरु पर्वत है, ये सुमेरु पर्वत है, तो ये सुमेरु पर्वत यहाँ तो ये टच हुआ हुआ है, तो इसके नीचे तो वन होगा नहीं, इसके नीचे तो नींव है उसकी। तो ये हथेली का जो चारों तरफ का हिस्सा जहां पर अभी अपन ने रखा मार्कर, तो ये हथेली का जो चारों तरफ का हिस्सा है वो है भद्रसाल वन। भद्रसाल वन की लोकेशन क्या है? वो भूमि पर है भद्रसाल वन। तो ये यहाँ सुमेरु पर्वत है ऐसे, ये समझ लीजिए सुमेरु पर्वत है। तो ये जो चारों तरफ आसपास का जो हिस्सा बचता है
ये आसपास का हिस्सा ये भद्रसाल वन है। और फिर इससे 500 योजन ऊपर पहुंचेंगे तो नंदन वन आएगा। फिर उससे 62,500 योजन ऊपर पहुंचेंगे तो सोमरस वन आएगा। और फिर 99 यानी 36,000 योजन और ऊपर पहुंचेंगे तो पांडुप वन आएगा। भद्रसाल वन भूमि पर है। नंदन वन के नीचे है। इसका मतलब नंदन वन के पैरेलल ऐसा नीचे है, ऐसा नहीं है। नंदन वन से नीचे है लेकिन भूमि पर है। सुमेरु की जो टच हो रहा है भूमि पर, उसके चारों तरफ, उसके आसपास ये भद्रसाल वन है। ये देखिए आप यहाँ अपने को चित्र में ये जो बाउंड्री बनी हुई है, ऐसी शक्करपारा वाली जो शेप अपन शक्करपारा बनाते हैं, उसकी जो शेप है, ये पूरा भद्रसाल वन है। इसमें जो ये बीच में नदी भी है, वो नदी को छोड़ दें तो व्हाइट व्हाइट जो एरिया दिख रहा है, ये इतना एरिया, फिर ये इधर वाला एरिया थोड़ा थोड़ा सा, फिर यहाँ पर ये व्हाइट एरिया, और इस तरफ भी थोड़े थोड़े से जो व्हाइट दिख रहे हैं, ये व्हाइट व्हाइट जो अपने को दिख रहा है इसके अंदर, ये सारा भद्रसाल वन का एरिया है। और ये जो गजदंत पर्वत हैं, ये गजदंत पर्वत हैं। इन गजदंत पर्वतों के कारण जो इधर वाला हिस्सा है, ये उत्तर कुरु भोगभूमि है, जो उत्तर की तरफ है। इस उत्तर कुरु भोगभूमि में इतना हिस्सा ये भद्रसाल वन का है। ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये लाइन तक का तो है अंदर का सारा भद्रसाल वन, और इस लाइन के उधर का हिस्सा है उत्तर कुरु भोगभूमि। और ये जो खाली जगह बची हुई दिख रही है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ तो कर्सर दिख रहा है बराबर? ये जो ये जो खाली जगह है यहाँ और यहाँ, मतलब ये गजदंत पर्वत और भद्रसाल वन के बाद में ये जो बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह बचती है चारों तरफ, ये भी यहाँ वन है। ये वनों के नाम देवारण्य इसके नाम है। वो भद्रसाल वन से अलग है। वन तो है लेकिन वो भद्रसाल वन का एरिया नहीं है, और वो उत्तर कुरु भोगभूमि का भी एरिया नहीं है। उसका नाम देवारण्य नाम का वो वन है, तो वो अलग हिस्सा है। तो ये भद्रसाल वन की जो अपन ने देखी थी कि पूर्व पश्चिम तो भद्रसाल वन फैला हुआ है ऐसे, यहाँ से यहाँ सुमेरु से लेकर, और ये जो बॉर्डर बनी हुई दीवार यहाँ तक 22,000 योजन। इस तरफ भी ऐसे ही, पश्चिम में भी सुमेरु से लेकर और इस दीवार तक 22,000 योजन, और उत्तर में 250 योजन। ये जो इतनी जगह है ये 250 योजन, दक्षिण में भी 250 योजन। इतना एरिया भद्रसाल वन का है। और उधर उत्तर और दक्षिण का जो एरिया है बाकी का, वो उत्तर कुरु भोगभूमि और देव कुरु भोगभूमि का है। इसके अलावा जो थोड़ी थोड़ी सी जगह बच रही है, वो वहां पर भी वन है, देवारण्य नाम का वो वन है। इन सब वनों में समझ लीजिए देवादिक ये अपनी क्रीड़ा के लिए, क्रीड़ा मीन्स आउटिंग के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं, इन वनों में घूमते फिरते हैं। तो इतनी चीज ये हुई। इसके बाद में जो हमने कल देखा था कि ये नील पर्वत है और ये दक्षिण की तरफ निषद पर्वत है। रेड कलर वाला है निषद पर्वत और ब्लू कलर वाला है नील पर्वत। एक क्वेश्चन पूछे। हाँ, सीतादा नदी है, ये जो पर्वत है चारों, इनके नीचे से गुफा में से निकलती है? हाँ, गुफा में से, बिल्कुल गुफा में से। ये देखिए, ये जो सीतोदा नदी यहाँ से निकल रही है, केसरी सरोवर से निकल रही है, फिर जहाँ उत्तर कुरु में गिरी है वहां पर ये यमगिरी है दोनों साइड में, और फिर आगे बढ़ी है तो ये 5 सरोवर इसमें बीच में मिल रहे हैं। ये पांचों सरोवरों के किनारों पर 5-5 कांचनगिरी, एक साइड में 5, दूसरे साइड में 5, इस तरह से एक सरोवर में के दोनों साइड में 10 कांचनगिरी, तो 5 सरोवर के टोटल हो गए 50 कांचनगिरी। फिर ये सीता नदी आगे बढ़ी है, और फिर ये देखिए ये जो बाउंड्री वॉल दिख रही है, ये भद्रसाल वन की बाउंड्री वॉल। तो इस भद्रसाल वन की बाउंड्री वॉल में भी अंदर गुफा है। बाउंड्री वॉल के ऊपर चढ़ के नहीं जाएगी नदी। भद्रसाल वन की भी बाउंड्री वॉल खिंची हुई है, उस बाउंड्री वॉल के नीचे गुफा में से ये नदी निकल के, और फिर ये जो अपना गजदंत पर्वत है, माल्यवान नाम का गजदंत पर्वत है, ये ब्लू कलर का, इस गजदंत पर्वत के गुफा में से होती हुई और यहाँ सुमेरु पर्वत की सेमी सर्कल में होती हुई, और फिर वापस इधर विदेश क्षेत्र में जा रही है। और यहाँ पर भी बाउंड्री वॉल बनी हुई है ये देवारण्य की, उस बाउंड्री वॉल की भी गुफा में से होती हुई फिर ये विदेश क्षेत्र में होती हुई बहती है।
ज्योति जी बोलिए। दीदी ये यमक जो पर्वत है, हाँ ज्योति जी बोलिए। दीदी जो 8 यमकगिरी है उनको अलग अलग नाम से याद करना है या 8 ऐसे? नहीं, यमकगिरी 8 नहीं है, यमकगिरी 4 ही है। अच्छा, हाँ, चार बस बोलेंगे नहीं, उनको अलग नाम? यमक नाम तो है, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रही हूँ, आप इतना ही याद कर लीजिए, यमकगिरी है। हाँ, और 8 वो है दिग्गज। दिग्गज है। हाँ, 8 दिग्गज। 8 तो भी दिग्गज। ऐसे बस अभी अभी अपन इतना ही याद कर लें कि ये दिग्गज है और ये यमकगिरी है, ये नाभिगिरी है, क्योंकि नाम सबके हैं तो, लेकिन फिर वो बहुत कुछ नाम तो सेम भी हैं। नाभिगिरी पर्वत का भी नाम माल्यवान है, या गजन पर्वत का भी माल्यवान है, तो वो नाम भी कुछ सेम है, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा अभी, इसलिए कोई शब्द एक मिनट अंकल, 1 मिनट रुकिए। हाँ ज्योति जी बोलिए। बाउंड्री के लिए कुछ बताया था ना, क्या बोलते हैं, जाति या क्या बोलते वेदी, वो जगती, 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 वो जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल को जगती बोलते हैं, और यहाँ जो अंदर बाउंड्री वॉल्स आ रही है वनों की, उनको वेदी बोलते हैं। वो थोड़ा सब में नाम में हाँ, नाम में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हाँ अंकल बोलिए। ये जो देवावरणी नाम बताया आपने, इसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, पूरा अच्छी तरह से बताइए। देवारण्य। देवारण्य। हाँ, मार्कर का साफ नहीं दिख रहा। देवारण्य, अरण्य, अरण्य बोलते हैं पर्वत को, वन को, और देव अरण्य, तो ये देवारण्य ऐसे। देखिए यहाँ आपको अपन क्या कि अपने पास पेपर थोड़ा छोटा होता है, तो अपन बनाते हैं तो थोड़ा मिक्स मिक्स हो जाता है। अभी एक बार इसको ऐसा समझ लें, और फिर ये बराबर, क्योंकि चौड़ाई और वो उसको बताइए दोबारा से। किसकी? आपने बताई थी कि 22,000 इधर 22,000 इधर और हाँ। 2,500 कैसे बताई थी आपने? हाँ ठीक है। देखिए भद्रसाल वन सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में 22,000 योजन चौड़ा है, लंबा है, मतलब इसकी जो विस्तार है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में और पश्चिम में कितनी दूर तक है? 22,000 योजन पूर्व की तरफ, 22,000 योजन पश्चिम की तरफ है। ये तो पूर्व पश्चिम में है। और सुमेरु पर्वत के उत्तर और दक्षिण की तरफ कितना है? 250 योजन, 250 योजन, 250 योजन सुमेरु पर्वत के उत्तर और दक्षिण में है, और 22,000 योजन सुमेरु पर्वत के पूर्व और पश्चिम में है। तो ये अपनी बात, कल अपन ने यमकगिरी देखे थे, सबको समझ में आ गया यमकगिरी कहाँ है? ये जहां से सीता नदी ऊपर पर्वत पे से जहां गिरती है, और गिरती है जिस जगह क्षेत्र में, वहां पर कुछ दूरी आगे चलने पर दोनों किनार, पूर्व साइड और पश्चिम साइड, दोनों तरफ ये यमकगिरी नाम के 2 पर्वत हैं, सीता नदी के तरफ भी और सीतोदा नदी के भी दोनों साइड। इस तरह से यमकगिरी है टोटल 4। और ये सीता नदी की इस तरफ उत्तर कुरु में 5 सरोवर हैं, और सीतोदा नदी में इधर देवगुरु में 5 सरोवर हैं। अब ये जो सीता नदी देखिए, अभी अपन सीता नदी को देखते हैं। ये सीता नदी इस तरह से आगे बढ़ी है, और ये सरोवर आ गए हैं, सरोवरों के दोनों किनारों पर कांचनगिरी है, तो ये 5 सरोवर के 50 कांचनगिरी पर्वत। फिर ये सीता नदी आगे बढ़ी है, और भद्रसाल वन की बाउंड्री वॉल में से, गुफा में से होती हुई, और फिर आगे बढ़ी है, और सुमेरु पर्वत से 2 योजन पहले ही इस तरह से ये टर्न लिया। तो जहां पर ये टर्न ले रही है, उसके दोनों किनारों पर, पूर्वी किनारे पर और पश्चिमी किनारे पर 2 पर्वत दिख रहे हैं ब्लू कलर के। इनका नाम है दिग्गजेंद्र या दिग्गज पर्वत। इनको दिग्गजेंद्र भी कहते हैं या दिग्गज पर्वत भी कहते हैं। तो ये 2 दिग्गज पर्वत यहाँ पर हैं। फिर ये सीता नदी ने इस तरह से टर्न लिया,
और ये जो अपना गजंत पर्वत है, इस गजंत पर्वत की गुफा में से होती हुई, गजंत पर्वत के नीचे से निकलती हुई, और ये सुमेरु पर्वत की इतनी यहाँ तक की प्रदक्षिणा इसने दी है। और फिर ये राइट में मुड़ गई, राइट मतलब पूर्व साइड में इसने वापस से टर्न ले लिया। तो ये जो पूर्व साइड में टर्न लिया है, इस टर्न लेने के कुछ दूर आगे भी वापस से दो पर्वत दोनों साइड पे हमको दिख रहे हैं। ये दोनों पर्वत भी दिग्गज पर्वत हैं। सीता नदी जो सुमेरु पर्वत की इसने सेमी सर्कल में प्रदक्षिणा दी है, गजन पर्वत के नीचे से निकलकर भद्रसाल वन में आई। ये भद्रसाल वन में ही चल रही है अभी। दिग्गज पर्वत है ये, जो चारों 8 दिग्गज पर्वत हैं सारे, ये भद्रसाल वन के अंदर हैं। सीता नदी जब भद्रसाल वन में एंटर करती है, उसके बाद में ये दोनों साइड में दिग्गज पर्वत हैं। इसके बाद में ये जो गजन पर्वत के नीचे से होकर निकलती है और पूर्वी भद्रसाल वन में आती है। पूर्वी भद्रसाल वन में भी दोनों साइड में 2 दिग्गज पर्वत हैं। फिर जब ये आगे बढ़ती है इन दिग्गज पर्वतों से, तो आगे बढ़ने पर यहाँ करीब लगभग इन पर्वतों से थोड़ा आगे 500 योजन लगभग आगे, यहाँ वापस से ऐसे 5 सरोवर हैं। जैसे सरोवर यहाँ देखे हमने उत्तर कुरु में, वैसे ही 5 सरोवर यहाँ भद्रसाल वन में है फिर से। और वही 5 सरोवर उतनी ही 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े, जो हमने इनकी देखी थी पद्म सरोवर के समान। और जैसे यहाँ 5 सरोवर के दोनों साइड में 5-5 कांचन पर्वत हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी जो 5 सरोवर हैं, उनके दोनों साइड्स में 5-5 कांचनगिरी पर्वत हैं। यानी 5 सरोवर यहाँ, 5 यानी उत्तर कुरु में 5 सरोवर, और 5 सरोवर पूर्वी भद्रसाल वन में, ये सीता नदी के हुए। फिर सीतोदा नदी के 5 सरोवर देवकुरु में, और इधर 5 सरोवर पश्चिमी भद्रसाल वन में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों को? यहाँ स्क्रीन पे या बोर्ड पे बताऊं? आ रहा है समझ में? ठीक है। तो ये 5-5 सरोवर ऐसे चारों तरफ हो गए, तो टोटल तो हो गए 20 सरोवर। और एक सरोवर से रिलेटेड अपन ने देखे थे 50, एक नहीं सॉरी 5 सरोवर से, एक सरोवर से रिलेटेड 10 पर्वत हो गए थे। एक सरोवर के एक साइड में 5, दूसरी साइड में 5, ये 10 कांचनगिरी पर्वत हो गए थे। ठीक है, ख्याल में आ रहा है? एक सरोवर के एक साइड में 5 थे, दूसरी साइड में 5 थे, 10 कांचनगिरी एक सरोवर से संबंधित थे। और टोटल सरोवर दोनों नदियों के मिला के हो गए अपने पास में 20। 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर और 5 इधर, चारों तरफ। तो 20 सरोवरों के हो गए अपने पास टोटल कांचनगिरी 200। एक सरोवर से संबंधित 10 हो गए, एक साइड में 5, दूसरी साइड में 5, तो 20 सरोवरों से रिलेटेड हो गए हैं 200 कांचनगिरी पर्वत। और कांचनगिरी पर्वतों पर क्या है कि हर पर्वत पर गंधकुटी सहित जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा वहां ऊपर विराजमान है, और व्यंतर आदि देव वहां पर निवास करते हैं। ये कांचनगिरी पर्वत सब 100-100 योजन ऊंचाई वाले हैं, गोलाकार हैं, सब स्वर्णमयी हैं। और यमगिरी पर्वत 1000 योजन की ऊंचाई वाले गोलाकार स्वर्णमयी हैं। इस तरह से ये कांचनगिरी और दिग्गज और यमगिरी, ये सब हमने पर्वत देखे। ये दिग्गज पर्वत भी 100 योजन ऊंचे ये दिग्गज पर्वत होते हैं। ये सबको समझ में आ गए? यानी एक इस सुमेरु पर्वत संबंधी या जम्बूद्वीप संबंधी 4 तो अपने पास यमगिरी हैं, 2 उत्तर कुरु में और 2 देवकुरु में, 4 यमगिरी हैं और 8 दिग्गज पर्वत हैं। ये जो भद्रसाल वन में चारों दिशाओं में है, 8 दिग्गज पर्वत हैं और 200 कांचनगिरी पर्वत हैं। टोटल अपन देखेंगे तो एक इस जम्बूद्वीप संबंधी यहाँ जो सुमेरु पर्वत के आसपास में है, ये 200 कांचनगिरी पर्वत है। यहाँ तक सबको क्लियर? हाँ जी बोलिए। नहीं, 100 तो हुए ये यहाँ उत्तर कुरु और देवकुरु के मिला के 100 हो गए। 50 उत्तर कुरु के, 50 देवकुरु के। फिर हमने इस तरफ भी देखे, भद्रसाल वन में पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में, यहाँ नक्शे में बने हुए नहीं है,
बनाए नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी जैसे यहाँ, क्योंकि यहाँ तो जगह थी, यहाँ इतनी जगह नहीं रहती है समझ लीजिए बनाने की नक्शों में। तो जैसे यहाँ उत्तर कुरु में 5 सरोवर हैं, वैसे ही सीता नदी संबंधी जो भद्रसाल वन में सीता नदी बह रही है, यहाँ पर भी 5 सरोवर इस तरह से हैं, और 5 सरोवर संबंधी फिर ये 50 कांचनगिरी यहाँ पूर्वी भद्रसाल वन में हो जाएंगी। इसी तरह से सीतोदा नदी जो पश्चिमी भद्रसाल वन में बह रही है, यहाँ पर भी 5 सरोवर और 5 सरोवर संबंधी वही अपने 50 कांचनगिरी पर्वत। तो ऐसे करके 50, 50, 50 और 50 यानी 200 कांचनगिरी पर्वत टोटल मिलाकर हो जाते हैं। अब ये दोनों साइड आपको ये वेदी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं वेदी, बाउंड्री वॉल ही है, लेकिन जम्बूद्वीप की बाउंड्री वॉल को जम्बूद्वीप की वेदी या जगती भी कहते हैं। और ये जो देवारण्य वन है, इस देवारण्य की बाउंड्री वॉल्स हैं दोनों साइड, ये वेदियां हैं, दीवारें हैं। इन दीवारों में से ये नदी, दीवारों के अंदर गुफा में से ये नदी प्रवेश करती है। पूर्व साइड में सीता नदी और पश्चिम साइड में सीतोदा नदी इस तरह से इस वेदी के अंदर से होती हुई और विदेह क्षेत्र के बीच में जाकर ये बह रही है। ये पूरा अब इस बाउंड्री वॉल से अपने पास इधर का दिख रहा है अपने को, पश्चिम साइड का, इधर का अपन देखते हैं, या पूर्व साइड का देखते हैं, इधर किसका थी उसको। देखिए ये बाउंड्री वॉल दिख रही है अपने को, जो देवारण्य वन है उसके पूर्व साइड में ये सुमेरु पर्वत है। इस सुमेरु पर्वत के राइट साइड में यानी पूर्व साइड में ये कहलाता है पूर्व विदेह क्षेत्र, यहाँ लिखा हुआ है पूर्व विदेह क्षेत्र। ये पूरा एरिया, ये एक आयताकार जो एरिया बन रहा है इस बाउंड्री वॉल से लेकर, और इधर अभी थोड़ा यहाँ आगे बढ़ नहीं पा रहा है, इस तरफ का ही दिखाते हैं, पश्चिम साइड का ही देखिए, ये पूरा दिखेगा। दोनों एक से हैं, जैसे रचना पूर्व साइड में वैसी पश्चिम साइड में है। देखिए ये बाउंड्री वॉल एक अपने को दिख रही है भद्रसाल वन की, देवारण्य वन की, और एक बाउंड्री वॉल यहाँ दिख रही है ऐसी। ये 2 बाउंड्री वॉल के बीच में ये जो एक आयताकार रेक्टेंगुलर जो एरिया अपने को दिख रहा है, ये है विदेह क्षेत्र। ये पश्चिम विदेह क्षेत्र है, अपर लिखा है, अपर का मतलब है पश्चिम, और उधर लिखा था पूर्व विदेह क्षेत्र। तो ये अभी अपन पहले पश्चिम विदेह क्षेत्र देख लेते हैं, सेम रचना है। तो इधर से अपन देखते हैं, ये जो देवारण्य की बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल से आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ आपको ये पर्वत दिखाई दे रहा है, ये 1 पर्वत, ये 2 पर्वत, ये 3 और ये 4, ये ऐसे 4 पर्वत यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इसी तरह के 4 पर्वत ये दक्षिण साइड में भी दिख रहे हैं। देखिए ये पूरा एक था, ये पूरा पश्चिम विदेह क्षेत्र पूरा एक है, लेकिन क्योंकि ये जो सीतोदा नदी है ये इस विदेह क्षेत्र के बीच में से होकर ऐसे गुजरी, तो ये सीतोदा नदी ने इस पूरा पश्चिम विदेह क्षेत्र के 2 पार्ट्स कर दिए। तो एक पार्ट कहला रहा है सीतोदा नदी का उत्तरी हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहेंगे उत्तरी तट, सीतोदा नदी का उत्तरी तट, और जो नीचे वाला, हम जिसे नीचे वाला कहते हैं, वो है सीतोदा नदी का दक्षिणी तट। तो सीतोदा का उत्तर तट और सीतोदा का दक्षिण तट, इस तरह से ये जो पूरा पश्चिम विदेह क्षेत्र था ये 2 भागों में बट गया, एक सीतोदा के उत्तर वाला हिस्सा और सीतोदा के दक्षिण वाला हिस्सा। तो सीतोदा के उत्तर वाले हिस्से में ये 4 पर्वत हमको दिखाई दे रहे हैं, ये पर्वत कहलाते हैं वक्षार पर्वत, इन्हें कहते हैं वक्षार, वक्षार गिरी या वक्षार पर्वत। दिखाई दे रहा है वक्षार पर्वत। ये 1, 2, 3 और 4, ये यानी उत्तर की तरफ में 4 पर्वत हैं। तो ये जो पहले तो देखिए इसमें कितने पार्ट्स हो गए, पहले ये पूरा एक हिस्सा था विदेह क्षेत्र का पूरा, उसमें ये
भद्रसाल वन और उत्तर कुरु ये गजन पर्वतों के कारण ये विदेह क्षेत्र दो भागों में बट गया। ये बीच का पार्ट अलग निकल गया, उत्तर कुरु, देवकुरु, भोगभूमि वगैरह हो गई है। तो उसके एक पूर्व साइड का हिस्सा पूर्व विदेह क्षेत्र और पश्चिम साइड का हिस्सा पश्चिम विदेह क्षेत्र। पहले तो ये दो भागों में बटा। इसके बाद में अब ये सीता और सीतोदा नदियों के कारण ये एक पश्चिम विदेह क्षेत्र भी सीतोदा नदी के कारण दो पार्ट्स में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा। अब इस उत्तरी सीतोदा नदी के उत्तर साइड में भी ये 4 पर्वत और हैं, तो ये 4 पार्ट्स और हो गए इसके। ये 4 पर्वत कहलाते हैं वक्षार पर्वत। ये पर्वत कैसे हैं? जैसे हमने विजयार्ध देखे थे, वो विजयार्ध पर्वत तो ऐसे पूर्व पश्चिम फैले हुए थे, और ये जो वक्षार पर्वत है ये उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं हमको नक्शे में से लंबाई में है, इनको बोलते हैं ये उत्तर दक्षिण फैले हुए हैं। उत्तर दक्षिण इनका विस्तार है, और ये नदी की तरफ 500 योजन ऊंचे हैं, और जो ऊपर नील पर्वत है, नील पर्वत की तरफ ये 400 योजन हाइट के हैं। जैसे अपन ने गजन पर्वत देखे थे, इस तरह से थोड़े स्लांटिंग होते हुए ये वक्षार पर्वत है। नील पर्वत की तरफ 400 योजन हाइट है, और नदी की तरफ आते आते इनकी हाइट बढ़ जाती है, 500 योजन इनकी हाइट नदी की तरफ में हो जाती है। हाँ, नदी की वजह से डिवाइडेड है क्या पर्वत? पर्वत डिवाइडेड नहीं, पर्वत अलग ही है, पर्वत अलग ही है। ऐसा नहीं है कि पूरा पर्वत एक था फिर नदी की वजह से दो भागों में हो गया है, पर्वत अलग है। एक पर्वत नील पर्वत से लेकर और सीतोदा नदी तक एक पर्वत है, और फिर जो नीचे अपने को दिख रहा है वो दूसरा पर्वत है। यानी ऐसे विदेह क्षेत्र में, पश्चिम विदेह क्षेत्र में 8 वक्षार गिरी हैं। ये 1 2 3 4। विजयार्ध जैसे नहीं है, विजयार्ध तो अलग है। विजयार्ध की तो रचना भी अपन ने देखी थी, उसमें कटनी वगैरह थी, इसमें कटनियां वगैरह नहीं है, विजयार्ध जैसी रचना भी नहीं है। और विजयार्ध पर्वत है पूर्व पश्चिम फैले हुए, और ये वक्षार पर्वत है उत्तर दक्षिण फैले हुए। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कटनियां वगैरह कुछ भी नहीं है। ये तो इनकी जो जमीन पर, भूमि पर इनका विस्तार है वो 500 योजन चौड़ाई है, और हाइट है इनकी नील पर्वत की तरफ से इनकी हाइट 400 योजन है, और नदी की तरफ से इनकी हाइट 500 योजन है। तो ऐसा, हाँ, इनके ऊपर अभी बात करते हैं अपन। इनके ऊपर सिद्धकूट है, और इनके ऊपर अकृत्रिम चैतालय हैं जो गिनती वाले हैं, जिन्हें हम जो 458 गिनते हैं वो इनके ऊपर। हाँ, हाँ जी। भूमि पर इनका विस्तार, ये वक्षार पर्वत हैं, और इन वक्षार पर्वतों का भूमि पर फैलाव, भूमि पर जमीन पर कितने फैले हुए हैं? 500 योजन ऐसे चौड़ाई वाले भूमि पर हैं। और हाइट कितनी है? हाइट है पर्वतों की साइड, यानी नील पर्वत से जुड़े हुए हैं, तो नील पर्वत क्योंकि 400 योजन ऊंचा है, तो वहां तो 400 योजन की हाइट है, और नदी की तरफ आते आते 100 योजन हाइट बढ़ गई है, थोड़ा से स्लांटिंग होते हुए इस तरह से। जैसे ये तो है नील पर्वत, और ये समझ लीजिए नदी है, सीतोदा नदी। तो यहाँ तो इनकी हाइट है, यहाँ 400 योजन हाइट वाले हैं, और फिर यहाँ आते आते इनकी हाइट बढ़ जाती है, यानी ऊंचाई यहाँ 400 योजन है इस तरफ, और नदी की तरफ आते हैं तो 500 योजन की हाइट, थोड़ा ऐसा तिरछे ऊंचे होते हुए इस तरह से ये पर्वत होते हैं। इन पर्वतों पर अनेक व्यंतर आदि देवों के निवास स्थान हैं, और इन पर्वतों पे नदी की तरफ एक एक सिद्धकूट है। ये वक्षार पर्वत है। सीतोदा नदी के उत्तर तट पर 4 वक्षार हैं। इनके नाम भी अलग अलग हैं, सबके देवमाल, नागमाल और अलग अलग इनके नाम होते हैं। अपन नामों में अभी नहीं पढ़ेंगे।
क्योंकि भी सब बहुत सारे नाम हो जाते हैं, सबके नाम हैं। अभी तो आप इतना देख लीजिए, ये एक वक्षार पर्वत है और यहाँ ये नदी की तरफ येलो कलर में आपको एक जिनालय जैसा दिखाई दे रहा है, ये है सिद्धकूट जिनालय। ये अकृत्रिम जिनालय है जो हम गिनती में गिनेंगे इनको। तो 1, 2, 3 और 4, ये है सीतोदा के उत्तर तट पर 4 वक्षार पर्वत। इसी तरह सीतोदा नदी के दक्षिण साइड में ऐसे ही 4 वक्षार हैं और ये वक्षार इधर से निषद पर्वत से जुड़े हुए हैं और उधर से सीतोदा नदी से। तो निषद पर्वत की तरफ इनकी हाइट 400 योजन है और सीतोदा नदी की तरफ इनकी हाइट 500 योजन है। जैसे ये अपन ने ऊपर वाले देखे हैं वैसे ही ये नीचे वाले हैं। और इधर भी नदी की तरफ वाली साइड में एक एक सिद्धकूट इन वक्षार पर्वतों पर है। तो इस तरह से ये जो पश्चिम विदय क्षेत्र है, सीतोदा नदी के उत्तर तट और दक्षिण तट दोनों तरफ ये 8 वक्षार पर्वत हैं कुल मिलाकर। और 8 वक्षार पर्वतों पर एक पर्वत पर एक सिद्धकूट जिनालय, अकृत्रिम जिनालय। 8 वक्षार पर्वतों पर 8 अकृत्रिम जिनालय हैं। जैसे ये वक्षार पर्वत यहाँ है पश्चिम विदय क्षेत्र में, सेम टू सेम वैसा ही ये इधर देखिए पूर्व विदय क्षेत्र है। ये पूर्व विदय क्षेत्र में भी इसी तरह से ये 1, 2, 3 और ये 4 वक्षार पर्वत सीता नदी के उत्तरी तट पर, और इधर 1, 2, 3 और 4, ये 4 वक्षार पर्वत सीता नदी के दक्षिणी तट पर। और यहाँ पर भी सेम हाइट है, वही 400 उधर से और 500 इधर से। और जो नदी की साइड वाली साइड है, नदी की साइड में अकृत्रिम जिनालय इस पर्वतों पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर टोटल पूरे विदय क्षेत्र में, पूर्वी विदय क्षेत्र और पश्चिमी विदय क्षेत्र दोनों को मिलाएंगे तो पूर्वी विदय क्षेत्र में 8 वक्षार पर्वत, पश्चिमी विदय क्षेत्र में भी 8 वक्षार पर्वत और एक वक्षार पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय। तो वक्षार पर्वत संबंधी टोटल वक्षार पर्वत हमारे पास में हो गए 16, 8 पूर्व विदय में, 8 पश्चिम विदय में, ये 16 वक्षार पर्वत हो गए। और एक एक वक्षार पर्वत पर एक एक अकृत्रिम जिनालय है। इस तरह से 16 अकृत्रिम जिनालय, ये एक जम्बू द्वीप संबंधी 16 अकृत्रिम जिनालय वक्षार पर्वतों संबंधी होते हैं। उन सभी जिनालों को हम यहाँ से वहाँ स्थित जिन प्रतिमाओं को भाव से वंदन हम सभी करते हैं। जो 8,56,97,481 जो अकृत्रिम जिनालय हैं या मध्य लोक के 458 अकृत्रिम जिनालय हैं, उनमें इनकी गिनती होती है। वक्षार पर्वतों संबंधी 16 अकृत्रिम जिनालय ये उसमें गिने जाते हैं। तो इस तरह से इतना ही बहुत देखते हैं हम, टाइम 4:15 हो गया है। अभी अब आप लोगों को ये अभी आज वाले विषय में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछिए। अभी इसमें आगे और है, अभी विदय क्षेत्र की रचना अभी पूरी नहीं हुई है, अभी आगे और हम देखेंगे कल। अभी किसी को कुछ समझ नहीं आया है तो बोलिए। समाव शरण समाव शरण में तो अभी टाइम लगेगा, अभी ये रचनाएं देख लें उसके बाद में। एक मिनट, हाँ कुछ पूछ रहे हैं कोई, बोलिए। मतलब ये जो आपने बताया कि 4 वक्षार और 4 पूर्व विदय क्षेत्र में, नहीं पूरे विदय क्षेत्र है। देखिए 4 नहीं, अगर आप पूर्व विदय क्षेत्र और पश्चिम विदय क्षेत्र बोल रहे हैं तो पूर्व विदय क्षेत्र में 8 हैं। 4 है सीता नदी के उत्तर की तरफ, 4 है सीता नदी के दक्षिण की तरफ। तो पूर्व विदय क्षेत्र में 8 वक्षार पर्वत हैं और पश्चिम विदय क्षेत्र में भी 8 वक्षार पर्वत हैं। लेकिन उसमें पार्टीशन सीता नदी और सीतोदा नदी की वजह से हुआ है, इसलिए हम उसको सीता नदी का उत्तरी तट और सीता नदी का दक्षिणी तट ऐसे करके 4-4 करके हमने देखा है। पूर्व विदय क्षेत्र में टोटल मिला के 8 वक्षार पर्वत हैं और पश्चिम विदय क्षेत्र में भी टोटल मिला के 8 वक्षार पर्वत हैं। ये दोनों मिलाकर पूरा विदय क्षेत्र होता है, दोनों मिलाकर 16 वक्षार पर्वत हैं। आंटी आएंगे वहां तक, अभी अपन चलेंगे, बस ये 23वें ये थोड़ा सा विदय क्षेत्र की रचना पूरी हो जाए उसके बाद में आगे अपन बढ़ेंगे।
तो वो सूत्र अपने आने वाले हैं। उस सूत्रों के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे बिल्कुल सारी रचना आएगी, सारी आएगी। लवण समुद्र भी आएगा, कुंभ भूमि भी आएगी, और कालों की वह वर्णन आएगा, 6 काल का भोग भूमियों का सारा वर्णन आएगा। अभी अपन काफी स्लो चल पा रहे हैं। हाँ ठीक। नहीं अभी तो विदेश क्षेत्र भी पूरा कहाँ है? नहीं अभी विदेश क्षेत्र अभी टाइम लगेगा, 1-2 दिन अभी विदेश क्षेत्र में ही रहेंगे अपन, बाद में आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी क्या समझाऊं दोबारा से? देखिए ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सीता नदी दिख रही है आपको, कर्सर दिख रहा है, ये सीता नदी है। ये पूरा ये सीता के ऊपर और नीचे पूरा एक विदेश क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पूर्व विदेश क्षेत्र। लेकिन ये सीता नदी बीच में आ गई, तो ये बीच में आने से ये पूरा जो एक था ये 2 भागों में बढ़ गया, एक सीता नदी के उत्तर का हिस्सा और एक सीता नदी के दक्षिण का हिस्सा। तो सीता नदी के उत्तर में ये एक देखिए चित्रकूट वक्षार, फिर है पद्मकूट वक्षार, फिर नलिनकूट वक्षार, फिर एक शैल वक्षार, ये 4 वक्षार पर्वत हैं। इसी तरह सीता नदी के दक्षिण साइड में भी ये देखिए आप आत्मांजन वक्षार, अंजन वक्षार, वैश्रवण वक्षार और त्रिकूट वक्षार, इस तरह से वक्षार पर्वतों के नाम हैं। आप लोग नाम में दिमाग मत लगाइए, अभी केवल वक्षार पर्वत इतना याद रख लीजिए। तो ये यहाँ से चलते, देखिए चलते कहाँ से अपन काउंटिंग, जैसे यात्रा करनी हो, कभी कभी अपन वहां जाते हैं अपने देवगढ़ वगैरह, जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, समझ लीजिए और भी बुंदेलखंड में जो क्षेत्र हैं, कई जगह पर बहुत सारे 100 मंदिर हैं। तो कौन से मंदिर से अपन यात्रा चालू करें अपनी दर्शन करना, तो मंदिरों में नंबर डले होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर अपने को विदेश क्षेत्र की वंदना करनी है, क्षेत्रों की। तो कहाँ से चालू करते हैं कि ये जो जहाँ मेरा कर्सर आपको दिख रहा है, ये जो देवारण्य की वेदी है और इधर नील पर्वत के दक्षिण का जो हिस्सा है, सीता नदी के उत्तरी तट से शुरू करते हैं। यहाँ से ये पहला वक्षार कहलाएगा। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? नील पर्वत के दक्षिण में और सीता नदी के उत्तर वाला जो हिस्सा है, यहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं। ये पहला पर्वत, इसके पास का जो क्षेत्र होगा उसको पहला देश बोलेंगे, क्योंकि नगरियों के नंबर डलेंगे। अभी नगरियां अपन देखेंगे तो कौन से नंबर की नगरी में सीमंदर भगवान है वो हम देखेंगे। तो हम बताएंगे आपको 8वें नंबर की नगरी में, तो 8वें नंबर की नगरी कहाँ से गिनेंगे, तो यहाँ से पहला स्टार्ट करते हैं। यहाँ अभी अपन यहाँ थे, इधर उत्तर कुरु, देव कुरु, भोगभूमि वगैरह की वंदना करके इधर से आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ से ये पहला वक्षार, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सीता नदी का उत्तरी तट हुआ। फिर अब सीधा यहाँ से पहुंचेंगे सीता नदी के दक्षिणी तट पर। फिर ये 5वां नीचे आ गए, फिर 6ठा, 7वां और 8वां। ये पूर्व विदेह की इस तरह से वंदना पूरी करके फिर पहुंचेंगे पश्चिम विदेह में, और फिर पश्चिम विदेह में इस तरह से चालू करते हुए ऊपर जाते हुए और फिर लास्ट में वहां पूरा करेंगे। इस तरह से इनको गिनने का, नंबर देने का क्रम होता है। ये 4 वक्षार पर्वत सीता नदी के उत्तरी तट पर है, 4 वक्षार पर्वत सीता नदी के दक्षिणी तट पर है, और सीता नदी है पूर्व विदेह क्षेत्र में। इसलिए पूर्व विदेह क्षेत्र में कुल मिलाकर 8 वक्षार पर्वत हो जाते हैं। अभी आपको जितना आया हो देखिए, नहीं कल वापस से देखेंगे। अभी इससे ज्यादा मैं बताऊंगी तो भी मुझे नहीं लगता है कि अब अगर अभी नहीं आया होगा तो फिर आएगा दोबारा, फिर कल देखेंगे फिर से। अगर नहीं आया होगा आप इस नक्शे को जूम करके थोड़ा सा और बार बार में देखिएगा जितना भी आपको टाइम मिलता हो। इन वक्षार पर्वत ब्राउन कलर के बने हुए हैं, नाम इस पे लिखा हुआ है वक्षार वक्षार करके, तो थोड़ा आपको फिर समझ में आएगा। और किसी को कुछ पूछना है? बीच वाले कौन से? उसमें बता दिया ना, बस वो जो नाभिगिरी है और बाकी नदियां निकलती हैं, और उनमें कुछ रचनाएं है नहीं विशेष। रचनाएं जो भी है वहाँ भोग भूमि का एरिया है। तो जब अपन
काल चक्र पढ़ेंगे, यानी भोग भूमि की और कर्म भूमि की रचना पढ़ेंगे, तब वहां कैसी स्थिति होती है वो उस संबंध में अपन देख लेंगे। बाकी जैसी रचनाएं यहाँ पर है विदेह क्षेत्र में या भरत और ऐरावत क्षेत्र में, इस तरह से कुछ पर्वत हैं या कुछ अलग डिफरेंट रचनाएं हैं, वैसी कुछ डिफरेंट रचनाएं वहां पर नहीं है। बस वो नाभिगिरी पर्वत है और वो हरि और हरिकांता, नारी नरकांता, ये जो नदियां हैं वो नदियां वहां बहती हैं। बाकी ऐसा कुछ विशेष रचनाएं वहां नहीं है। वहां परिस्थितियां कैसी रहती हैं वो वर्णन अपन जब भोग भूमियों का पढ़ेंगे, आगे अपना सूत्र आएगा तब अपन वो पढ़ेंगे। अभी ये देवारण्य वन की जो बाउंड्री वॉल है इसका क्या नाम है? इसको वन वेदी बोलते हैं, वन वेदी, देवारण्य वन वेदी। और फिर उस यमन की पूर्व और पश्चिम में नहीं है ना? हाँ, इधर नहीं है, पूर्व पश्चिम में नहीं है, ये यहीं जो उत्तर कुरु और देवकुरु में ही है, मतलब भद्रसाल वन में नहीं है। चलिए, और किसी को पूछना है कुछ? आपने वरुणवेदी बोला है ना? वन वेदी, वन वेदी, वन तो है ही देवारण्य। वन में हाँ, देवारण्य, अरण्य का मतलब होता है वन, अरण्य का मतलब होता है वन। तो देव अरण्य और उस अरण्य यानी वन की वेदी, वेदी मतलब बाउंड्री वॉल, दीवार। चलिए अभी अपन पूरा करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है अभी? चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। कल वही टाइम, वही टाइम 3:15, अच्छा कल, हाँ 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 सही बात है। अच्छा आपने 3 बजे से, ठीक है, 3 बजे से ही रहेगी कल। कल तो अब वो है नहीं, दशलक्षण है नहीं। द्रव्य संग्रह की 2 बजे और तत्वार्थ सूत्र की 3 बजे। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। रतिया रतिया ऋषि चंद्र जिन तुम्हि अपूरव चंद्र हो, निशेष हो निर्दोष हो, निर्विघ्न हो, निष्कंप हो, निकलंक हो, अकलंक हो, निष्ताप हो, निष्पाप हो। यदि है अमावस आज्ञ जन तो पूर्णमासी आप हो।